हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की आज की क्लास में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक जो क्लासेस हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना सीख लिया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना सीख लिया और उन पर हम लोगों ने एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर ली थी। ठीक है, तो आज की क्लास में जैसा कि सामने आप लोग देख पा रहे हैं लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख रहे हैं ना, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीख रहे हैं। तो मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था, जो हम लोगों ने स्टेप लिखे थे उसमें बताया था ना कि स्टेप नंबर 1 में क्या बताया गया, सबसे पहले जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच लिखी होगी, यहाँ लिखे हुए सेंटेंस के प्रकार को पहचानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखा होगा एक इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या लिखा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस लिखा होगा। अब ऐसे डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट में बदला जाएगा वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग आप लोगों ने देख ली है। सबसे पहले हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि अगर हमको सेंटेंस के बारे में नहीं पता होगा तो पहचानने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में इनको समझेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस को अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। और अगर परिभाषा की बात की जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनके द्वारा आज्ञा देना, ठीक है, परामर्श, शिक्षा, सलाह, प्रस्ताव और प्रार्थना, ठीक है, आदि भाव प्रकट होते हो उनको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। थोड़ा सा इनको नोट डाउन करेंगे। क्या होते हैं इनके द्वारा, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर हो गया, और रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है, एडवाइस। एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो एडवाइस की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर लिखी है ADVICE, यह क्या है, यह नाउन है। अगर यहाँ पर SE कर देंगे तो वो वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन की बात हो रही है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल और सजेशन। ठीक है, और किसी चीज से मना करना, ठीक है, फॉरबिड या फिर फॉरबिड कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, डिनाई। अब हिंदी में देख लेते हैं, मतलब अगर कहीं पर आदेश, ठीक है, आदेश का भाव हो किसी वाक्य में, या फिर प्रार्थना का भाव हो, ठीक है, या फिर शिक्षा या सलाह, ठीक है, शिक्षा या सलाह, परामर्श, शिक्षा, सलाह, परामर्श आदि का भाव हो, और प्रपोजल माने प्रस्ताव, ठीक, किसी कार्य को करने का प्रस्ताव देना हो या फिर सुझाव देना हो, ठीक है, सुझाव हो। और ये डिनाई या फिर फॉरवर्ड माने किसी कार्य को करने से मना करना। ठीक है, और एक बचा यहाँ पर परमिशन, एक और बचता है, कौन सा, परमिशन, उसको भी लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, क्या बचा, परमिशन। देखिए आदेश और परमिशन, मतलब छूट देने में थोड़ा सा अंतर है। आदेश और अनुमति अलग अलग चीजें। आदेश का मतलब है ऑर्डर देना, वो करना ही करना है। अनुमति का मतलब है किसी ने कुछ पूछा है तो उसको वो कार्य करने की अनुमति दे दी है। तो परमिशन मीन्स क्या हो गया, अनुमति, अनुमति या किसी कार्य को करने की छूट। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर किसी भी सेंटेंस में भाव प्रकट हो रहे हो तो वह सेंटेंस क्या कहलाएगा, एक इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनी, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है जिसके द्वारा आदेश, प्रार्थना, शिक्षा, सलाह, परामर्श, प्रस्ताव, सुझाव, ठीक है, किसी कार्य को करने से मना करना, अनुमति या छूट, ये भावनाएं व्यक्त हो, उसे कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे कि अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। निगेटिव में नॉट लगा दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ऐसे इंटरोगेटिव के दो स्ट्रक्चर्स थे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और
क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। यहाँ पर इंपरेटिव का भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखिए क्या स्ट्रक्चर होगा, अगर ऑर्डर की बात हो रही हो, ठीक है, अगर ऑर्डर की बात हो रही हो, हाँ देखिए अगर ऑर्डर की बात हो रही हो, ठीक है, और एडवाइस की बात हो रही हो, ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस, सुझाव, ठीक, और क्या है, हाँ बस 3 चीजों को देखेंगे पहले तो, ठीक है। अच्छा एक चीज ये समझने से पहले थोड़ा और समझ लेंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस को जैसे कि हमने अभी बताया ना भाव प्रकट होते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, आदेशात्मक वाक्य है। सीधे सी बात है, अगर आप किसी को आदेश देंगे तो वो व्यक्ति आपके सामने होगा, ठीक है, और किसी अगर कोई व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है तो उसको हम लोग नाम लेकर के या तुम लेकर के संबोधित बार बार नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें आपसे कहना है कि अपनी अपनी किताब खोलिए, तो ये नहीं कहेंगे कि तुम अपनी अपनी किताब खोलो, ठीक है। मैंने कहा बाहर जाओ, अगर हमको ये कहना है कि बाहर जाओ तो ये नहीं बोलेंगे कि तुम बाहर जाओ, ठीक है, सीधे सीधे बोल दिया बाहर जाओ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मतलब जिसको कार्य करना है वो बोला नहीं जाता है, मतलब छिपा हुआ होता है, ठीक। लेकिन कह किससे रहे हैं, सामने वाले से कह रहे हैं, सेकंड पर्सन से कह रहे हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं कहने वाला हो गया, और जिससे कह रहे हैं वो सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। तो सेकंड पर्सन क्या हो जाता है, यू। इसलिए इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा होता है, ठीक। सब्जेक्ट जो है वो छिपा रहता है, और ये छिपा हुआ सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, ठीक है, यू होता है। चलिए अब आते हैं वापस, अगर ऑर्डर, ठीक है, और एडवाइस और सजेशन, ऐसे अगर कोई भाव प्रकट हो रहा है तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले लिखेंगे मेन वर्ब। इसको फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। देखिए फाइनाइट वर्ब के 2 भाग होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कहीं लिखा है बाहर जाओ, ठीक है, बाहर जाओ, ठीक है। तो इसका हम लोग बना सकते हैं, जाने के लिए गो कह सकते हैं, गो आउट या फिर गेट आउट, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों ने मेन वर्ब लिख लिया और फिर ऑब्जेक्ट जो भी कहा गया है उनसे। ये एग्जांपल हो गया ऑर्डर का। अगला देख लेते हैं परामर्श का, शिक्षा, सलाह, ठीक है। जैसे कह दिया गया, शिक्षा दे दी गई कि कठिन परिश्रम करिए, ठीक है, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो। ये आदेश तो नहीं है, ठीक है, सलाह है, शिक्षा है, तो क्या कह दिया गया, वर्क हार्ड। ये देखिए वर्ब हो गई, वर्ब वर्क, ठीक, और परिश्रम के लिए हो गया हार्ड, इस तरीके से, ठीक है। सुझाव में भी इस तरीके से हम लोग समझ लेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर ऑर्डर है, किसी को आदेश दे रहे हैं, किसी को सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, या फिर कोई शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके लिए उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, मेन वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे उसकी, ठीक है, जो भी मेन वर्ब हो उसमें। अब इसके बाद में जो बचे हैं हमारे पास, ये देखते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें। हाँ अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्रार्थना, प्रार्थना वाला तो बहुत सिंपल होता है। प्रार्थना में हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, प्लीज, ठीक है, कृपया, क्योंकि इसमें कृपया शब्द दिया होगा तो प्लीज लिख लेना है, प्लस मेन वर्ब लिख लेना है और प्लस ऑब्जेक्ट लिख लेना है, ठीक। फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे, मेन वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसा कह दिया गया, कृपया मुझे पेन दे दीजिए, तो क्या बनेगा, प्लीज, फिर मेन वर्ब क्या है, गिव, गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दे दीजिए, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब कौन सा बचा है हमारे पास, ये रिक्वेस्ट वाला हो गया, ठीक। फिर हाँ ये प्रपोजल वाला देख लेते हैं। देखिए प्रस्ताव अगर कहीं पर बात होती है तो प्रस्ताव वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर हमारे पास होता है लेट अस, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस, प्लस लेट अस के बाद में क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे हिंदी में प्रस्ताव किसी को देते तो क्या बोलते हैं, आओ घर चलें, आओ क्रिकेट खेलें, आओ उसकी सहायता करें। तो सीधी सी बात है, हिंदी वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, आओ शब्द आया होता है और आओ के लिए यहाँ पर लेट अस लिखा जाता है, ठीक। जैसे कह दिया आओ स्कूल चलें, तो क्या बनेगा, लेट अस, मेन वर्ब है गो टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये वाला ये स्ट्रक्चर है जब हमें आदेश, ठीक, शिक्षा, सलाह, परामर्श ऐसा कुछ बताना हो। और ये हो गया हमारा जब रिक्वेस्ट करनी हो, प्रार्थना करनी हो, ठीक है। इसके बाद में जब हमें प्रस्ताव देना हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर हो गया ये लेट अस वाला,
ठीक है, तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। अब इसके बाद में बचा है हमारे पास मना करना हो अगर किसी को, ठीक है, अगर मना करना हो तो उसके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। मना करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे डू नॉट, क्योंकि हिंदी में वाक्य होगा तो उसमें लिखा होगा मत, ठीक है, तो डू नॉट लिखेंगे। अगर कभी मत लिखा है तो नेवर लिख लेंगे, ठीक है। डू नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जैसे कह दिया बाहर मत जाओ तो क्या बनेगा डू नॉट गो आउट, ठीक, ये था। अगर कह दिया गया कि कभी झूठ मत बोलो तो क्या हो जाएगा, कभी मत के लिए नेवर, नेवर टेल अ लाई, ठीक है। इस तरीके से इन वाले जो मना करने वाले सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। अब आया परमिशन या फिर अनुमति या फिर किसी कार्य को करने की छूट देने के लिए, ठीक है, इनके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पर लिखे ले रहे हैं। इनके लिए होता है सबसे पहले लेट और प्लस जो भी जिसको छूट दी जा रही है उस व्यक्ति का नाम, अगर नाउन है तो नाउन लिख लेंगे, नहीं है अगर प्रोनाउन है तो लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। प्लस क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोग ये छूट देने वाले वाक्य जैसा कह दिया गया उसे जाने दो तो क्या हो जाएगा लेट, ठीक है। अब नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन है, उसे की क्या होती है हिम, लेट हिम, फिर मेन वर्ब क्या है गो। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया। कुल मिलाकर के अब देखिए इतने चीज मतलब कॉमन तरीके से देखा जाए तो इतने प्रकार के वाक्य आएंगे इंपरेटिव में जिनको कि हमें इनडायरेक्ट में बदलना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक चीजें सीख ली कि इन्वर्टेड कॉमा में जो वाक्य लिखा है वो इंपरेटिव है या नहीं है, ठीक है, उसको पहचानने के लिए हमको इनका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और बताते हैं यहाँ पर, अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, अगर उसकी स्टार्टिंग मेन वर्ब से हो रही हो, ठीक है, या तो मेन वर्ब से स्टार्टिंग होगी डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म से तब वो इंपरेटिव होगा, ठीक है, या फिर डू नॉट से स्टार्टिंग हो रही होगी, ठीक है, तब वो इंपरेटिव होगा। और किस कंडीशन में हो सकता है, प्लीज से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, प्लीज से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, प्लीज से स्टार्टिंग होगी तब वो इंपरेटिव होगा। और कभी कभी प्लीज के साथ में भी डू नॉट आया होता है, ठीक, जैसे कह दिया गया कृपया मुझे परेशान मत कीजिए तो हो जाएगा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो प्लीज डू नॉट। ये स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल सकता है कॉमा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, लेट, लेट मिल सकता है, लेटस, ठीक है, लेटस मिल सकता है, ये कौन सा हो गया प्रस्ताव वाला। और सिर्फ लेट मिल सकता है मतलब छूट वाला, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है, लेट मी या फिर किसी का नाम पता। तो इस तरीके से अगर किसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डायरेक्ट मेन वर्ब से हो रही हो तब वो इंपरेटिव होगा, डू नॉट से होगी तब भी इंपरेटिव होगा, प्लीज से हो रही हो तब भी इंपरेटिव होगा, और प्लीज डू नॉट से हो रही हो तब भी इंपरेटिव, लेटस या फिर लेट से स्टार्टिंग हो रही हो तब भी वो सेंटेंस इंपरेटिव ही होगा, ठीक है। इतना जानने के बाद अब हम लोग चेंज करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग पहले लिख लेंगे यहाँ पे, इंपरेटिव सेंटेंसेस को निम्नलिखित नियमों से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ठीक है, निम्नलिखित नियमों से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 आपको क्या करना है, देखिए मैंने पहली क्लास में आपको स्टेप बताए थे, वो तो शुरू से लेकर के आखिरी तक जब तक हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे सभी में यूज होंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के रूल्स बता रहा हूँ, वो तो स्टेप फॉलो ही करने हैं। जैसे स्टेप नंबर 1 क्या था, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानेंगे कि किस प्रकार में है ये, ठीक है। अब हमने तो पहचान लिया यहाँ पर, तो क्या करेंगे, रूल नंबर 1 में, हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब
में आए हुए सेड या सेड टू को, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार देखिए यहाँ पर भाव के अनुसार क्या क्या मतलब है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है उसका भाव क्या है, ठीक है, भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ओके पहले रिक्वेस्टेड नहीं लिखेंगे, भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, ठीक है, भाव के अनुसार ऑर्डर या ऑर्डर्ड हो गया, ठीक है, ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड, ठीक है, सजेस्टेड, ठीक है, सजेस्टेड आदि, और यहाँ पर रिक्वेस्टेड भी लिख लेंगे, ठीक है, रिक्वेस्टेड आदि में बदल दिया जाता है, ठीक, ये हो गया आपका रूल नंबर 1। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू आया होगा उसे हमको किस में बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, ठीक है, भाव के अनुसार का क्या मतलब है भाई, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेड और सेड टू आएगा, ठीक है, सेड और सेड टू, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग ऑर्डर्ड में बदल देंगे, इसमें बदल देंगे ऑर्डर्ड में, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई सजेशन आया है, ठीक है, कोई सजेशन आया है, तब क्या करेंगे, तब कर देंगे सजेस्टेड में, ठीक, तब इसको सजेस्टेड में, ठीक है। अब देखिए अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भाव के अनुसार बदल लेंगे, ठीक है। अब पहचानने के लिए देखिए ये चीजें जो आएंगी तो किससे स्टार्टिंग होगी, तब स्टार्टिंग होगी मेन वर्ब से, ठीक, मेन वर्ब से स्टार्ट। अब अगर कॉमा के अंदर प्लीज से स्टार्टिंग हो रही है, किससे, प्लीज से, एक मिनट, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे नए पेज पे लिखते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लीज, ठीक है, प्लीज लिखा हो तो क्या करेंगे, ये जो सेड और सेड टू आया होगा, सेड या सेड टू, इसको बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, ठीक है, रिक्वेस्टेड में, और अंदर जो है यहाँ पर से प्लीज को हटा दिया जाएगा, प्लीज को हटा देते हैं, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर प्लीज है तो सेड और सेड टू को रिक्वेस्टेड में और प्लीज को हटा देते हैं, ठीक है। अगर, हाँ इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए इतने सेंटेंसेस के लिए फिर से देखते हैं बैक में, ये अगर ऑर्डर हो, सजेशन हो, मतलब ऑर्डर्ड में बदल रहे हो, सजेस्टेड में बदल रहे हो, या फिर आगे दिया गया है ये क्या नाम उसका, रिक्वेस्टेड में, ठीक है। इतनी कंडीशन के लिए क्या करेंगे, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ठीक। रूल नंबर 1 में बता दिया क्या क्या करेंगे, सेड और सेड टू को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड आदि में बदल देंगे। रूल नंबर 2 में कॉमाज हटाने के लिए, ये जो कॉमा है इन्वर्टेड कॉमा वगैरह, ठीक है, को हटाने के लिए, कॉमाज हटाने के लिए टू कंजक्शन, ठीक है, टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। रूल नंबर 1 में क्या बताया गया, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड अथवा सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार
ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड आदि में बदल देते हैं। ठीक है, प्लीज के लिए अलग से बता दिया गया, अगर प्लीज आया हो तो प्लीज को हटा करके क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे, और प्लीज को लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, फिर बताया गया कि कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन कौन सा लगेगा, टू लगेगा। अब जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल। नंबर 1 लिखा हुआ है द टीचर said to the student, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें ओपन योर बुक एंड रीड द स्टोरी। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलिए, एंड रीड द स्टोरी, और कहानी पढ़ो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे क्या, कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी हुई है इसमें स्टार्टिंग किससे हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है ओपन। ओपन क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है। ठीक है, मुख्य क्रिया है ये ओपन। ठीक है, अब भाव को देखेंगे, अध्यापक अगर विद्यार्थी से कह रहा है तो सीधी सी बात है ज्यादातर आधे से ही देंगे, और फिर दूसरी बात यहाँ के जो वाक्य लिखा हुआ है उसकी हिंदी निकालने के बाद में भी यही बात पता चल रही है, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलिए और स्टोरी को पढ़ो। ठीक है, तो क्या करना है, जब इसको चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज करने के लिए लिखा जाएगा द टीचर, रोल नंबर 1 में बताया गया सेड या सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार, और भाव निकल रहा है आदेश का, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर्ड हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर दिया उसने, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। ठीक है, इतना कर लिया हम लोगों ने। फिर क्या बताया गया था, कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन कौन सा लगेगा, ये लिखा हुआ है टू। ठीक है, टू आगे जैसे वाक्य लिखा है वैसे लिख देंगे, क्योंकि इसमें टेंस को चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोनाउन को चेंज किया जाएगा, प्रोनाउन कहीं पर भी आए चेंज करेंगे। टू ओपन लिख लिया। अब योर को देखा हम लोगों ने किस पर्सन का है, ये सेकेंड पर्सन का है। केस कौन सा है, पॉजेसिव केस है। ठीक है, कौन सा केस है, पॉजेसिव। चेंज किसके अनुसार होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, द स्टूडेंट, और स्टूडेंट का जब प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही, और ही का पॉजेसिव केस क्या बनेगा, हिज। ठीक है, और बुक आगे जो भी बचा है लिख देंगे, एंड रीड द स्टोरी, एंड रीड द स्टोरी। ठीक, तो इस तरीके से एक एग्जांपल हम लोगों ने समझा यहाँ पर। ठीक, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसको बना लिया, इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया। कैसे, यहाँ पर जो भी हमारा इन्वर्टर कॉमा के अंदर सेंटेंस था उसके भाव को देख लिया, तो भाव यहाँ पर काहे का था, ऑर्डर का था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, सेड और सेड टू को हमने किस में चेंज किया, ये देखिए ऑर्डर्ड में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या था, आदेश का था। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी सुझाव का भाव है, सुझाव कैसे पहचानेंगे, अगर यहीं पर लिखा होता रोहन सेड टू हिज फ्रेंड। ठीक, अगर कोई अपने दोस्त से कोई बात कह रहा है तो आदेश नहीं, सुझाव वगैरह होंगे, सलाह होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग भाव पहचान सकते हैं। तो भाव के अनुसार यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लोग उसका देख लेते हैं, प्लीज वाले का। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे लिखा द बॉय said to the teacher, said to the teacher। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सर प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, फॉरगिव मन होता है माफ कर देना। अब देखिए सेंटेंस को, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार्टिंग किससे हो रही है, प्लीज से हो रही है। ठीक है, एक बात और समझ लेंगे, सर हो गया, मैडम हो गया, इस तरीके के शब्द जो है वो सम्मान सूचक होते हैं। यहाँ पर अगर प्लीज ना भी दिया होता
तब भी हम लोग रिक्वेस्टेड ही लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे सम्मान ही प्रकट हो रहा है। तो द लिख लिया, बॉय लिख लिया। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू लिखा है, इसको वाक्य के भाव के अनुसार, यहाँ पर भाव काय का निकल रहा है, प्रार्थना का, क्योंकि यहाँ पर प्लीज का प्रयोग हुआ है, इस वजह से सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ठीक है। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, ये हो गया, है ना। और कॉमास हटाने के लिए कंजक्शन कौन सा बताया था, टू। और जैसे ही कंजक्शन के बाद में रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचेंगे तो आपके लिए देखिए यहाँ पर लिखा था क्या, ये देखिए इस पेज पर बताया था, हाँ ये देखिए प्लीज को हटा देते हैं, ठीक, प्लीज को हटा देते हैं, रिक्वेस्ट लिखने के बाद में प्लीज को हटा दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू, ये प्लीज को हटा देंगे, सर को भी हटा देंगे, फॉरगिव, सीधे मेन वर्ब को लिखा जाएगा, फॉरगिव। आगे क्या है, मी, और मी एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। किस पर्सन का है ये, फर्स्ट पर्सन का है। किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है, ठीक है। और सब्जेक्ट में कौन है, द बॉय है, द बॉय का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा, और ही का पॉजेसिव केस क्या बनेगा, नहीं ऑब्जेक्टिव केस हिम बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 पर बेस्ड सेंटेंस के एग्जांपल्स यहाँ पर देख लिए। रूल नंबर 1 में बताया गया कि भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ठीक, आदि में बदल देते हैं। और रूल नंबर 2 में बताया कि कंजक्शन, ये रूल नंबर 2 में बताया था कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ठीक है, शुरुआत डू नॉट या डू नॉट से हो रही है, इसको देख लेंगे, डू नॉट से हो रही हो तो देखिए बाकी रूल तो वही रहेंगे, ठीक है, भाव के अनुसार। तो सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदलकर, ठीक है, भाव के अनुसार मतलब यहाँ पर ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, जो भी भाव निकल रहा हो रिपोर्टेड स्पीच का, उसमें बदलकर कंजक्शन के रूप में नॉट टू, क्या लगाएंगे, नॉट टू, जो टू लगाएंगे उसके पहले नॉट और जुड़ जाएगा बस। कंजक्शन के रूप में नॉट टू को लिखकर रिपोर्टेड स्पीच से डू नॉट को हटा दिया जाता है, ठीक है, डू नॉट को हटा दिया जाता है, ठीक है। क्या बताया गया, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो रही हो, डू नॉट से हो रही हो, तो सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, ठीक है, बदलकर, मतलब रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड जो भी आ रहा हो उसमें बदलकर कंजक्शन के रूप में अब की बार क्या लिखेंगे, नॉट टू लिखेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच से डू नॉट को हटा दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे लिखा, he said to his friend, comma, inverted comma, ठीक है। he said to his friend, do not eat
दिस एप्पल लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए इस प्रकार से हमने सेंटेंस यहाँ पर लिखा। अब इसको चेंज करेंगे, देखिए इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाएगा, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ही लिख लिया। अब सेड टू को हमें बदलना है वाक्य के भाव के अनुसार। तो पहले भाव देखिए, उसने अपने दोस्त से कहा डू नॉट ईट दिस एप्पल, इस सेब को मत खाओ। तो यहाँ पर देखिए दोस्त है, ऑर्डर तो दे नहीं सकता है, ठीक है, बहुत कोई रेयर कंडीशन हो तब भले ऑर्डर हो, वरना ज्यादातर सलाह सुझाव, ठीक है। ही सजेस्टेड, क्या लिख लेंगे, सजेस्टेड हिज फ्रेंड, ठीक है, इतना हो गया। अब कॉमाज हटाने के लिए कंजक्शन क्या बताया गया, ये देखिए नॉट टू, नॉट टू, और डू नॉट को फिर हटा देंगे, बाकी बचा हुआ वाक्य लिख देंगे। नॉट टू ईट दिस का क्या हो जाता है, दैट एप्पल, ठीक, इस तरीके से चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आया था, डू नॉट आया था। अब नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 को देखते हैं। देखिए रूल नंबर 4 जो है वो 3 से ही कनेक्टेड होगा। रूल नंबर 3 में क्या आया था, डू नॉट आया था। अगर नेवर आया हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे, देखते हैं यहाँ पर, यदि डू नॉट के स्थान पर, यदि डू नॉट के स्थान पर, ठीक है, यदि डू नॉट के स्थान पर नेवर, यदि डू नॉट के स्थान पर नेवर आया हो तो बाकी रूल तो वही रहेंगे, ठीक है, बाकी रूल वही रहेंगे। तो कॉमा हटाने के लिए, कॉमा हटाने के लिए, ठीक है, टू का प्रयोग, टू का प्रयोग नेवर, एक मिनट, नेवर टेल लाई, टू का प्रयोग नेवर के पहले, नेवर के, नेवर, एक मिनट लिख कर देखते हैं जरा, एग्जाम्पल डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, बिना लिखे चीजें समझ में नहीं आती है ना। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, द टीचर, द टीचर said to the students, ठीक है, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नेवर टेल अ लाई, ठीक है, नेवर टेल अ लाई। अब देखिए इसको सब सॉल्व करेंगे, अभी लिख करके देखेंगे, पता चल जाएगा कंजक्शन कहाँ पर, नॉट के अपोजिट लगता है बस, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। द टीचर सेड टू को क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा झूठ, कभी झूठ मत बोलो, यहाँ पर आदेश नहीं है, यह एक शिक्षा है। द टीचर एडवाइज्ड, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर नॉट होता तो क्या लिखते हम लोग, नॉट टू, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेवर टू, नेवर टू टेल ए लाई, ठीक है। अब देखिए अपने आप डिसीजन हो गया कहां पर लगेगा। अगर यहीं पर लिखा होता डू नॉट टेल अ लाई तो क्या करते हैं हम लोग, नॉट टू टेल अ लाई, ठीक है, नॉट टू टेल अ लाई। अच्छा उल्टा लिखना है, गलत गया यहाँ पर, देखिएगा ये, एडवाइज द स्टूडेंट्स टू नेवर, ठीक है, टू नेवर, क्योंकि वहां पर क्या लिखते थे हम लोग, नॉट टू लिखेंगे ना, नॉट के बाद टू आ रहा है, लेकिन नेवर आने पर क्या करेंगे, टू पहले आएगा। बस इस तरीके से आप याद रखिए, एक याद कर लीजिए नियम, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। डू नॉट अगर आता है तो नॉट टू, और नेवर आता है तो टू नेवर, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो टू नेवर हो गया, यहाँ पर पूरा कर लेंगे। हटाने के लिए टू का प्रयोग नेवर के पहले, ठीक है, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है, नेवर के पहले किया जाता है, किया जाता है,
ठीक। तो रूल नंबर 4 में हम लोगों ने ये सीखा कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेवर से स्टार्टिंग हुई हो तो बाकी रूल्स सेम रहेंगे, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड जो भी करना है कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कंजक्शन के रूप में टू जो है वो नेवर के पहले लिखा जाएगा बस। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 5 यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए अच्छा आगे देखते हैं अगले पेज पे, ठीक है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज तथा डू नॉट दोनों आए हों, ठीक है। प्लीज तथा डू नॉट दोनों आए हों तो सेड तथा सेड टू को रिक्वेस्टेड, ठीक है, क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलकर, ठीक है, रिक्वेस्टेड में बदलकर कॉमा हटाने के लिए, मतलब कंजक्शन के रूप में, ठीक है, कॉमा हटाने के लिए नॉट टू, वही नियम लगेगा डू नॉट वाला, ठीक है। क्या लिखेंगे, नॉट टू लिखते हैं, नॉट टू लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंजक्शन क्या लगेगा, नॉट टू लिखते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच से प्लीज एवं डू नॉट दोनों को हटा दिया जाता है, दोनों को हटा दिया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज, एक मिनट पहला वाला तो लिख लें। हाँ, एग्जाम्पल में he said to me, comma, inverted comma, please do not disturb me, ठीक। चलिए बनाइए। देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज भी आया है और डू नॉट भी आया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को तो हम लोग बदल देंगे किसमें, रिक्वेस्टेड में। क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। कॉमास को हटाने के लिए बताया गया कंजक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, नॉट टू। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच से प्लीज और डू नॉट दोनों को हटा दिया जाएगा और क्या लिखेंगे, डिस्टर्ब, जो बचा हुआ है वो, ठीक है, नॉट टू डिस्टर्ब। इसको चेंज कर लेंगे, मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना, इसका केस ऑब्जेक्टिव है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। इस तरीके से ये वाला भी चेंज हो गया, ठीक है। तो रूल नंबर 5 में क्या सीखा कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लीज तथा डू नॉट दोनों आए हो तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अब प्लीज और डू नॉट वाला हो गया, अब क्या बचता है भाई, हाँ ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो है, जो लेट वाले आते हैं सेंटेंसेस, उनको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं। हाँ, एक चीज थोड़ा सा बताना भूल गए, एक मिनट रुकिए और थोड़ा सा बता दें यहाँ पर। रोल नंबर 6 करके इसको सीख लेंगे। रोल नंबर 6, रूल नंबर 6 में देखिए कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जो डू नॉट से स्टार्ट होते सेंटेंस, ठीक है, डू नॉट का मतलब क्या होता है, मत, मतलब मना करना किसी काम को लेकर के, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू आता है उसको फॉरबिड में भी बदल सकते हैं, किसमें, फॉरबिड में, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या लिखेंगे,
अच्छा, रूल नंबर ना डाल करके उसको उसी रूल से समझ लेते हैं हम लोग जिसमें डू नॉट वाला देखा है। चलिए आते हैं, देखते हैं कहाँ पर है डू नॉट वाला। यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट, हाँ यहाँ पर देखिए ये लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हो रही हो तो सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदलकर कंजक्शन के रूप में नॉट टू का प्रयोग कर देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच से डू नॉट को हटा दिया जाता है। ठीक है, बाकी रूल सब यही है सेम। इसके आगे थोड़ा सा समझते हैं। हाँ, इसके आगे देखिए ये यहां पर से कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेड या सेड टू को फॉरबिड, इसमें फॉरबिड माने होता है मना करना। ठीक है, मना करना। अब देखिए इसी में शामिल है नहीं शब्द है ना, निगेशन तो इसी में शामिल है, निगेटिव सेंस आ रहा है इसमें से मना करना। फॉरबिड में बदल देते हैं लेकिन आगे ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या था, कंजक्शन के रूप में नॉट टू लगा रहे थे ना, अब तो इसी में शामिल है, नॉट निगेटिव वाला जो सेंस है उसी में शामिल है। बदल देते हैं लेकिन फिर कंजक्शन के रूप में सिर्फ, अरे भाई कंजक्शन के रूप में सिर्फ टू को लिखा जाता है। ठीक है, इसका कारण मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि फॉरवर्ड में नेगेटिव सेंस शामिल है, अब नॉट भी लगा देंगे तो दो नेगेटिव मिलकर के वो तो पॉजिटिव सेंस दे देंगे। चलिए एग्जांपल को देखते हैं। ये जो एग्जांपल यहाँ पर बना हुआ है इसी को समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये वाला एग्जांपल समझ लेते हैं। ही लिख लिया, ठीक है, सेट टू को क्या बताएगा, फॉरबिड, फॉरबिड में चेंज कर दिया। ठीक है, फॉरबिड में चेंज करने के बाद आगे जो भी है वो लिख लेंगे, ही फॉरबिड हिज फ्रेंड। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद जो ये इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर नॉट टू का प्रयोग किया था ना, अब की बार क्या करना है, सिर्फ टू का। ठीक है, टू, बाकी डू नॉट तो हट ही जाएगा। टू ईट दैट एप्पल। ठीक है, देखिए आसानी से इसको हम लोग समझ सकते हैं। हिंदी देख लेंगे इसकी क्या है, ही फॉरबिड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र को मना किया। टू ईट, ये इन्फिनिटिव है, उद्देश्य इन्फिनिटिव। ठीक है, टू ईट दैट एप्पल, वह सेब खाने से, उसने अपने मित्र को वह सेब खाने से मना किया। इसका देखेंगे, ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र को सुझाव दिया, नॉट टू ईट दैट एप्पल, वह सेब ना खाने का, उसने अपने मित्र को वह सेब ना खाने का सुझाव दिया। इसमें उसने अपने मित्र को वह सेब खाने से मना किया, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, अगर डू नॉट से स्टार्टिंग हो रही है रिपोर्टेड स्पीच की तो उसको दो तरीकों से बना सकते हैं। एक तो हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल है तरीका, या सेड टू को सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, जिसमें बदलना चाहे बदल लें, और दूसरा है फॉरवर्ड में बदल देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम लोगों ने ये नेवर वाला देख लिया, प्लीज वाला देख लिया। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, चलिए रोल नंबर यहाँ पर 6 डाल ही लेते हैं। रोल नंबर 6, रोल नंबर 6। ठीक है, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। देखिए कभी कभी अपनी बात को थोड़ा सा आग्रहपूर्ण बनाने के लिए, आग्रह का मतलब हाथ जोड़ के विनय करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, आग्रहपूर्ण बनाने के लिए वाक्य में डू का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, डू का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन इसका वाक्य की संरचना से कोई मतलब नहीं होता है, अर्थात इनडायरेक्ट में बदलते समय इस डू को छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में अपनी बात को अधिक एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट। हाँ, तो देखिए
कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में अपनी बात को अधिक आग्रहपूर्ण, ठीक है, अधिक आग्रहपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, अधिक आग्रहपूर्ण बनाने के लिए डू का प्रयोग कर दिया जाता है। किसका? डू, ठीक है, टू डू वर्ब होती है, ठीक, डू का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। पहले तो ये जानकारी हो गई है ना, प्रयोग कर दिया जाता है। फिर इनडायरेक्ट में बदलते समय, इनडायरेक्ट में बदलते समय, इनडायरेक्ट में बदलते समय डू को छोड़ देते हैं, बस डू को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए बाकी जो रूल्स हैं वो हम लोगों ने जो पढ़ रखे हैं वही वाले हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका एक, ठीक है। एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है, ही सेड टू द गेस्ट, उसने मेहमान से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज डू कम अगेन, प्लीज डू कम अगेन, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, कृपया, वैसे अगर डू ना लगा होता तो हिंदी निकलती कृपया आइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या, कृपया पुनः आइएगा जरूर, थोड़ा सा जोर देकर के अपनी बात को कह रहे हैं। अब इसको चेंज करेंगे, देखिए कैसे चेंज करते हैं। रूल्स हम लोगों को पता ही है, अगर प्लीज आता है तो क्या करते हैं, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में, ठीक है, रिक्वेस्टेड द गेस्ट, उसने मेहमान से प्रार्थना की। कॉमाज हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये टू लगाते हैं, ठीक है। अब ये यही बात बताइए, ये नियम में क्या, प्लीज के साथ में ये देखिए डू आया है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, प्लीज भी हट जाएगा और डू भी हट जाएगा, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड द गेस्ट टू कम अगेन, ठीक, टू कम अगेन। चलिए, तो अब इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर रूल नंबर कौन सा था, ये रूल नंबर 6, इसमें हम लोगों ने देख लिया कि कभी कभी क्या होता है, डू का प्रयोग करके बात को अधिक आग्रहपूर्ण बना दिया जाता है, अधिक जोर दे दिया जाता है, ठीक। एक चीज अभी और बची है इसमें, रूल नंबर 7 में देखते हैं उसको। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, ठीक। अब देखिए पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। होता क्या है, कभी कभी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस लिखा होता है उसके लास्ट में एक टैग क्वेश्चन लगा दिया जाता है। अब टैग क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, टैग क्वेश्चन बताते हैं। देखिए टैग क्वेश्चन का मतलब होता है, जैसे किसी ने कोई बात कही और उस बात का सामने वाले इंसान से उत्तर पाने के लिए उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन और जोड़ दिया, ठीक। जैसे कह दिया गया, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दे दीजिए, ठीक है। अब पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे, आपने तो अपनी बात कह दी है, तो अपनी बात का उत्तर पाने के लिए लास्ट में जोड़ दिया, क्या नहीं देंगे आप, इस तरीके से, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे आइए बाजार चलें, क्या नहीं चलेंगे, इस तरीके से तो आंसर मिल जाएगा। तो टैग क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, अपनी बात के अंत में एक टैग क्वेश्चन, प्रश्न जोड़ देना, किस लिए, अपनी बात का उत्तर पाने के लिए, बस। और इनडायरेक्ट में बदलते समय इस टैग क्वेश्चन को उसमें स्ट्रक्चर्स में कुछ नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, छोड़ दिया जाता है सीधे सीधे। तो रूल नंबर 7 क्या लिखेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस के साथ, इंपरेटिव सेंटेंस के साथ टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन आने पर इनडायरेक्ट में बदलते समय, ठीक है, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ पर सीखेंगे इनडायरेक्ट में बदलते समय टैग क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, टैग क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई अफर्मेटिव बात कही, किसी ने कहा बाजार चलिए,
ठीक, तो यहाँ पर बाजार चलना अफर्मेटिव है भाई, सकारात्मक वाक्य है। और इसका जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो वो नेगेटिव होगा। क्या कहेंगे, बाजार चलिए, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, क्या नहीं चलेंगे। ठीक, अब अगर किसी ने कहा है कि झूठ मत बोलिए, ठीक, क्या कह दिया, झूठ मत बोलिए, तो क्या कहेंगे लास्ट में क्वेश्चन टैग, क्या बोलेंगे आप, इस तरीके से, मतलब अपोजिट लिखा जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल से। ठीक, जैसे लिखा ही, हाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, और सेड और सेड टू जो है इसको आस्क्ड में बदलेंगे। ठीक है, आस्क्ड में, ही सेड टू हिज फ्रेंड हेल्प मी, हाँ हेल्प मी। ठीक है, अब इसमें टैग क्वेश्चन लगा दिए, क्या, वुड नॉट यू या फिर विल नॉट यू, इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन टैग आया है इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ये सिर्फ अपनी बात को थोड़ा सा उत्तर पाने के लिए, अपनी जो बात कही है उसका आंसर पाने के दृष्टिकोण से इसको प्रयोग किया जाता है। बना लेंगे, ही आस्क्ड, यहाँ पर कहना इसलिए क्योंकि उसने पूछ भी लिया ना, इस वजह से। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, he asked his friend to help me का क्या हो जाएगा, him, इसके हिसाब से, ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, him, और टैग क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट बदलेंगे यहाँ पर सीखा। ठीक है, अभी इसमें लेट वाले सेंटेंसेस बचे हुए हैं, उसको हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। एक बार पूरी क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करके देखते हैं। ठीक है, पूरी क्लास को एक बार देख लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने आज पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच हेडिंग पढ़ी हुई थी, फिर सीखा हम लोगों ने कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आप चाहें तो देखने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका नीचे कर देते हैं, ये देखिए इंपरेटिव सेंटेंस हो गए हमारे। ठीक, परिभाषा वगैरह सब समझा दिया था आपको, कैसे कैसे पहचानेंगे ये सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट था ये, अंग्रेजी में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, भाई अंग्रेजी में ही लिखा होगा, है ना, रिपोर्टेड स्पीच में तो इंग्लिश में ही लिखा होगा, तब कैसे पहचानेंगे इंपरेटिव है या नहीं, उसके लिए बता दिया था तरीका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने ये बदलना सीखा था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, बदलना सीखा था। इंपरेटिव सेंटेंसेस को निम्नलिखित नियमों से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। रूल नंबर 1 में क्या बताया गया था, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड आदि में बदल दिया जाता है। आपको समझा दिया था कि अगर इनवर्टेड कॉमा के अंदर मेन वर्ब से स्टार्टिंग हो रही हो, ठीक है, तो ऑर्डर हो सकता है, सजेशन हो सकता है, इसको बदल देंगे हम लोग सेड और सेड टू को ऑर्डर्ड और सजेस्टेड में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने रूल नंबर 2 में क्या देखा था, ये देखिए, हाँ अगर प्लीज आया था उसके लिए अलग रूल था, रिक्वेस्टेड कर देंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 में इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल आपके सामने लिख दिए थे, ये देखिए। ठीक है, एग्जांपल हो गए थे, सेड से टू को ऑर्डर में बदल दिया था, कॉमास को हटाने के लिए टू का प्रयोग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3 में क्या सीखा हम लोगों ने, रूल नंबर 3, ये देखिए रूल नंबर 3 में क्या सीखा था, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट, अच्छा एक थोड़ा सा और बचा है इसमें, ये रूल नंबर, उसका एग्जाम्पल था, ठीक है सही है, ठीक है, रिक्वेस्टेड वाला एग्जाम्पल था। रूल नंबर 3 में यहाँ पर से है। ठीक, आप चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का। ठीक, ये स्क्रीनशॉट इतना पहले ले लेंगे। ठीक, इसके बाद में रूल नंबर 3 पर से ये मैंने आपको समझाया था इतना। ठीक है, रूल नंबर 3 में समझाया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हो रही हो तो क्या करेंगे, सेड या सेड टू को बदल देंगे भाव के अनुसार, और कॉमा हटाने के लिए नॉट टू का प्रयोग। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल हो गया था, सेड और सेड टू को सजेस्टेड भाव के अनुसार बदल दिया था, और कॉमास हटाने के लिए डू नॉट की वजह से नॉट टू का प्रयोग कर दिया था, फिर बाकी डू नॉट को हटा दिया था। ठीक है, कभी कभी जो फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं वो समझा दिया गया यहाँ पर। ठीक है, रूल नंबर 4 देखते हैं इसके बाद। रूल नंबर 4 में क्या था, डू नॉट के स्थान पर अगर नेवर आ जाए तो क्या करेंगे, सिर्फ टू को इधर उधर करते हैं बस, और कुछ नहीं था। ठीक है, जैसे नॉट टू लगाते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, टू नेवर लगाएंगे, ये देखिए टू नेवर। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 5 में क्या सीखा, रूल नंबर 5 में हम लोगों ने यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज तथा डू नॉट दोनों आए हो तब क्या करेंगे, तब क्या करते हैं, ये सब पूरा यहाँ पर समझा दिया था। ठीक है, रूल नंबर 6 में क्या था, अपनी बात को अगर अधिक महत्वपूर्ण बनाना हो तो कभी कभी डू का प्रयोग कर देते हैं, इसका एग्जाम्पल अगले पेज पे था। ठीक है, ये अगला पेज हो गया एग्जाम्पल इसका, ही सेड टू द गेस्ट प्लीज डू कम अगेन। ठीक है, इसके बाद में रूल नंबर 7 हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कभी कभी क्वेश्चन टैग दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंसेस को यहाँ पर कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं वो चीज सीख लिए।
आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, लेट वाले सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। ठीक है, और इसकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो पहले सॉल्व कर लेंगे। बने रहिए गोल्डन करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।